सुधांशु जी, चूंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो पूरे देश की नजर है। बीजेपी की सूची जारी होती है 44 सीटों की, कुछ देर के बाद डिलीट हो जाती है, फिर 15 नामों की सूची आती है, फिर बवाल हो जाता है कि साहब आपने पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी में सब ऑल इज वेल है ना जम्मू कश्मीर में? देखिए, 10 वर्ष के बाद चुनाव हो रहे हैं और अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ईमानदारी से तो एक बहुत लंबे समय के बाद 30-40 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और एक ऐसे वातावरण में चुनाव हो रहे हैं जब एक दौर था जब तिरंगा लहराना अपने आप में एक चुनौती होता था। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। एक दौर था जब लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज डल लेक पे तिरंगे की झड़ी दिखाई पड़ती है। इस बदलाव के साथ चुनाव हुए हैं तो मानी हुई बात है, उस कारण से बदलाव में बहुत सारी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भी होती हैं। एक दौर था कश्मीर वैली में पाकिस्तान के झंडे, आईएसआईएस के झंडे दिखते थे, वो सब खत्म हो गए, अब तिरंगे झंडे ही दिखते हैं। तो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उस कारण से कई बार इस प्रकार का विचार आता है तो परिस्थिति के अनुसार उसको एकोमोडेट करने के लिए प्रयास किया जाता है। मैं ये मानता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। ये बदली हुई परिस्थिति में कश्मीर में जनता की आकांक्षाओं की एक अभिव्यक्ति। जम्मू में आप मजबूत हैं लेकिन कश्मीर में आपका संगठन कमजोर है, मानते हैं आप इस बात को? मानी हुई बात है, जितना हम जम्मू में मजबूत हैं कश्मीर में वैसी तो स्थिति नहीं है। एक तरफ कश्मीर में वैली में आपका संगठन कमजोर, ऊपर से पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर संग्राम, तो ये तो आपके लिए डबल चुनौती हो गई। आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वैली में भारत मजबूत है। आज वैली में वो सीन नहीं दिखता है, वो तो मेरी जान पाकिस्तान, ये साइन नहीं दिखता है। आईएसआईएस के झंडे नहीं दिखते हैं, इंडियन आर्मी गो बैक नहीं दिखता है। ये मजबूती है और आप आश्वस्त रहिए, भारत मजबूत है और आगे आगे भाजपा भी मजबूत होगी। ठीक है सुप्रिया जी, जम्मू कश्मीर पर ही हम बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, सीटों का तालमेल भी हो गया। आपने पीडीपी को किस लिए छोड़ दिया, बीजेपी के लिए? आपको और आपके दर्शकों को और सुधांशु जी को मेरा नमस्कार। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों से देश और दुनिया को भी वाकिफ होना चाहिए। आपके यहां 1.5-2 घंटे तक जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष को अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ा क्योंकि इतनी हाथापाई, नारेबाजी, खिलाफत हो रही थी, मुखालफत हो रही थी। तो वो जो है वो चलता है। अगर ये विपक्ष में हो रहा होता तो कहते सिर फुटौल, तो हम आपका सिर फुटौल के बारे में बात क्यों ना करें। आपने कहा वैली में कमजोर हैं, तो इन्होंने कहा भारत वैली में स्ट्रांग है। भारत वैली में नहीं, भारत अपने कण कण में, अपने कोने कोने में, अपने हर प्रांत में, अपने हर प्रदेश में, अपनी हर नदी में, अपने हर नहर में स्ट्रांग है। भारत को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात यह जरूर पूछी जाएगी कि जिस कश्मीर में आप राग अलापते हैं, और मैं ये 2 चीजें बोलना चाहती हूं क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर में अमन का बहुत राग हम सुनते हैं। क्या हुआ? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप बारामूला से भाग गए, आप अनंतनाग राजौरी से भाग गए, आप श्रीनगर से भाग गए। आप क्यों नहीं कहीं चुनाव लड़ पाए? आप सत्तारूढ़ दल है दिल्ली में, आपको इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। आप कहते हैं शांति, लड़ते चुनाव, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी बात है। क्यों नहीं लड़े आप? और एक बात मैं थोड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं, इनकी सरकार को बने 78 दिन हुए हैं। इन 78 दिनों में जम्मू और कश्मीर में 19 आतंकी हमले हुए हैं, जहां पर हमारे 19 जाबाजों की शहादत हुई है, 56 से ज्यादा जाबाज घायल हुए हैं। लेकिन हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पर जम्मू में अब आतंकी हमले हो रहे हैं, हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। ये जो पीठ ठोकने की राजनीति है, ये जो सीना ठोककर इधर उधर की बात करने की राजनीति है, ये आंकड़ों के आगे क्यों फीकी हो जाती है? प्रधानमंत्री इस देश के और हम सबके प्रधानमंत्री, ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करके आपके सवाल पर जाती हूं। इस देश के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री इधर उधर की खूब बातें करते हैं, ट्विटर पर ढूंढ ढूंढ के देशों को जाकर घूमते हैं, लेकिन 19 जाबाजों की शहादत पर एक श्रद्धांजलि और संवेदना का शब्द नहीं बोलते हैं। 2019 से उन्होंने आतंकी हमलों पर एक शब्द लिखना बंद कर दिया। क्या यह सही है
क्या ये जाबाजों का सम्मान है? क्या यह श्रद्धांजलि एक कृतज्ञ राष्ट्र देगा इनको? ये मैं पूछना चाहती हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमने पीडीपी को किसके लिए छोड़ दिया। भाई पीडीपी ने तो इनका साथ दिया था, तब तक इनके घटक दल थे, तब तक बड़े सम्मानित थे। जैसे ही साथ छूटा उनको किसी गैंग का हिस्सा बताने लगे, उनको अलगाववादी बताने लगे। हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेचुरल फिट बैठता था और उस नेचुरल फिट के चलते हम चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी लोकतांत्रिक चुनाव तरीके से वो भी मैदान में है और मुझे लगता है कि अंततोगत्वा एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बने, ये हम सबका लक्ष्य है। यानी भविष्य में पीडीपी कांग्रेस के साथ आना चाहे तो कांग्रेस रखेगी साथ? भविष्य वक्ता मैं नहीं हूं, भविष्य वक्ता तो सुधांशु जी हैं, ज्योतिषाचार्य इनको आता है, मुझे नहीं आता है। सुधांशु जी, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो आज इंडिया ब्लॉक या राहुल गांधी जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, उसमें बीजेपी की गहरी शिकस्त हर राज्य में होने वाली है। आपने जम्मू कश्मीर से शुरू किया, आशा रखती हूं आप हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड पर भी आएंगे। सुधांशु जी, जम्मू कश्मीर में नेचुरल अलायंस की बात चूंकि सुप्रिया जी ने यहां पर कही कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेचुरल अलायंस है, और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो नेचुरल अलायंस रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। लेकिन 2014 के चुनावी नतीजों के बाद लोगों ने देखा पीडीपी और बीजेपी का अलायंस, ये नेचुरल अलायंस था या कौन सा अलायंस था? और जो पीडीपी ना अभी उस खेमे में ना आपके खेमे में, क्या इंतजार कर रहे हैं आप चुनावी नतीजों का? बाद में बीजेपी या पीडीपी साथ आएगी फिर? सुप्रिया जी ने जो बात कही उसका मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा ये देश हर जगह मजबूत है, कण कण में, बिल्कुल, मगर अब मजबूत है जब से मोदी जी की सरकार है। वरना मैं जम्मू कश्मीर के बाहर के दौर का पूछना चाहता हूं। 2014 से पहले दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर, वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे लिखा रहता था, पार्क में लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा। अब दिखता है कहीं? अब दक्षिण कश्मीर के और जम्मू के 3-4 जिलों में चला गया। तो ये अंतर है, भारत मजबूत हुआ है। और अब दूसरी बात जो आपने कही, देखिए इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका पुराना संबंध है, नेशनल अलायंस है। मैं बताना चाहता हूं, कश्मीर रियासत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी बने, और उनकी किताब संभवतः उसका नाम लुकिंग बैक है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब वो प्रस्ताव लेकर आए थे 24 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन साइन करने के लिए, तो उनको 2 दिन तक नेहरू जी ने सिर्फ इसलिए बैठा के रखा था कि पहले यह तय हो जाए कि शेख अब्दुल्ला का उस सरकार में क्या स्थान होगा, और उससे पहले हम एक्सेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक्स रहे हैं उनकी किताब को कोट कर रहा हूं, तो सबको समझ में आता है। अब आइए जो आपने पूछा पीडीपी वाली बात, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, हमने सिर्फ पीडीपी से अलायंस नहीं किया है, तमाम ऐसे दल जिनसे हमारा घनघोर राजनीतिक विरोध था उनसे भी हमने किया। हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने जेडीएस के साथ भी किया था, बहुजन समाज पार्टी के साथ किया, हमारा उनसे बिल्कुल विरोध रहा है, मगर हमने कभी भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। और इस विषय में 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हां, हम ये मानते हैं वो हमारी महामिलावट थी, हमने एक प्रयास किया और वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद जो कुछ कश्मीर में हुआ है, सबसे ज्यादा दर्द तो पीडीपी को हो रहा है। अगर आप देखें तो ये पीडीपी नहीं तो कहा था आईन ने हमको झंडा दिया था, वो झंडा और नहीं है। अब वो सारी बातें बहुत पुरानी हो गई, तो हमने एक प्रयास किया ईमानदारी तो से। आपने कहा ना कि पूरे आप देख लीजिए कश्मीर वैली में तिरंगा लहरा रहा है, सही बात है। तो जो पीडीपी ये कहती है कि अगर 35 से और 370 को हाथ लगाया तो तिरंगा थामने वाला नहीं होगा, क्या उसका हाथ थामेगी दोबारा बीजेपी? मैं वही तो कह रहा हूं, वो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। डल लेक पे तिरंगे की वो देखिए कतार, और ये हमारी सरकार में आने की बात नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में 10 साल ऐसे थे 1988 से 1998 तक, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी राज्यपाल भी लाल किले, वो लाल चौक के ऊपर झंडा नहीं फहरा पाता था। तब हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी, और 26 जनवरी 1992 को हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिस यात्रा के संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्होंने जाके झंडा फहराया था। कश्मीर में कितनी सीटें आई बीजेपी की? देखिए, हम शानदार प्रदर्शन करेंगे, हाँ, और सरकार बनाएंगे। मतलब कहें कि शून्य, कश्मीर में शून्य है, जम्मू में भले आपकी सीटें हैं। मैं सुप्रिया जी आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने कहा कि यहां पर हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। लोकसभा चुनाव में तो आपका खाता ही नहीं खुला जम्मू कश्मीर में।
मैं एक बात का उल्लेख करके आपके सवाल पर आ रही हूं। इन्होंने क्रमशः जवाब दिया था, तो मुझे लगता है मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कुछ क्रमशः बातें कर दूं। भारत तो हर जगह मजबूत है। आपकी सांसद, आपके मंत्री लोग कह रहे हैं कि यहां पर अमेरिका और चीन अस्थिरता पैदा कर रहा है। आप किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर तो कहते हैं पलड़ा झाड़ के, भैया ये हमारा बयान नहीं है, ये कंगना जी का बयान है। कंगना जी ने तो आगे ये भी कहा है कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन किया। तो इतने मजबूत मोदी जी हैं, इतनी मजबूत सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहां पर बांग्लादेश जैसे हालात अमेरिका और चीन पैदा कर रहे हैं। इस पर तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे लगता है ये विरोधाभास है, आपस में विरोधाभास है, इनकी राजनीति में भी विरोधाभास। और विरोधाभास समझा देती हूं क्यों है। इन्होंने कहा हमने ऐसे बहुत सारे लोगों से गठबंधन किया जो हमारे तालमेल के नहीं थे। अरे आपने पीडीपी के साथ तब गठबंधन किया था जब उन्होंने खुलकर अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र पे लिखा था कि पाकिस्तान की करेंसी को इंडिया में यूज करने दो। उसके बाद आपने गठबंधन किया था। तो आपकी सत्ता लोलुपता और आपकी जो एक मौके की राजनीति है वो सब लोग वाकिफ है। आपने बात करी मोहब्बत की दुकान की। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जिसने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नापे हैं, जिसने कश्मीर में पैदल चलकर एक नजीर प्रेजेंट करी कि अगर मेरी सफेद टी शर्ट लाल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां चलूंगा। मुझे लगता है अगर वो मोहब्बत की बात कर रहा है, इसका साथ हम सबको देना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस की हूं या कोई ये बीजेपी के हैं। मुझे ऐसा लगता है कश्मीरी मोहब्बत की बात सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुई? होती है, ऐसा नहीं है हर जगह नहीं होती है। अभी आप देखिएगा चुनाव नतीजे आएंगे, नील बटा सन्नाटा इनका स्कोर आएगा, सरकार हम और हमारा गठबंधन बनाएंगे। ये मैं आपको लिखकर बात देके जा रही हूं। हरियाणा हम जीतेंगे, महाराष्ट्र हम जीतेंगे, झारखंड में दोबारा से हमारी सरकार हम बनाएंगे। और एक बात बस छोटी सी कहकर आप उसके बाद डिबेट को आगे ले जाइए। यहां पर सुनने को मिला कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, हम सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। अरे आप तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार। सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है, मौका परस्त राजनीति। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा, फिर मैं कम से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि अमेरिका का हस्तक्षेप या चीन का हस्तक्षेप, तो मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए हिंदुस्तान के इधर उधर क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में। अगर हिंदुस्तान आज भी मजबूत है तो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मजबूत है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। सुनिए, भारत का चुनाव अभी जो हाल में संपन्न हुआ, एकमात्र चुनाव है जब सीमा पार बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी को हटाने के लिए। यह भारत का चुनाव इकलौता चुनाव है जब किसी विदेशी अखबार में छपी बात नहीं कर रहा हूं। रशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ठीक है, वो तो मजबूती है इसलिए। और मैं इनकी सरकार का कोट करता हूं। नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। और उन्होंने स्वयं लिखा है, नटवर सिंह ने, कि उस समय अमेरिका चाहता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बने। और आपको याद हो, विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता लगाइए। और किसकी सरकार में किसका विदेश में प्रभाव रहा है। और आप पीछे जाइए 70-80 के दशक में तो केजीबी का क्या प्रभाव रहा, वो तो एक अलग बात है। मगर एक अंतर है, हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है। और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सब की कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल। मैं अगले टॉपिक नहीं, इस पर मुझे एक जवाब देने की जरूरत है। इन्होंने कहा हम बने भी आजादी के बाद हैं। आजादी के आंदोलन के वक्त तो आप माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, पेंशन लेते थे, एक एक शहर में जिंदगी गुजार देते थे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, आपके जो सबसे आराध्य हैं
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो चिट्ठी लिखकर बोलते थे इस आंदोलन का दमन कैसे करो। तो आप कैसे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की बात भी कर सकते हैं? आप तो वो पार्टी है जिसके सबसे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहा और तिरंगा नहीं फहराया। और ये मैं कोई तथ्य बना तो रही नहीं हूं, ये सार्वजनिक रूप से गठित तथ्य हैं। मेरा अपना मानना है राजनीति में उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिन मुद्दों के लिए हम लोग चुने जाते हैं। आपका 100 दिन का एजेंडा था, 80 दिन पूरे होने वाले हैं 2 दिन में। उन 80 दिनों में करीब करीब 24 ट्रेन हादसे हो गए, 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल। उन 80 दिनों में 45 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गए जो कोई सोच नहीं सकता था। कल इनॉग्रेशन हुआ, एयरपोर्ट ढहा जा रहा है जैसे ताश के पत्ते की तरह। और मुझे एक बात का दुख है, क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानती हूं, और मेरा मानना है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की कल महाराष्ट्र में 9 महीने के अंदर इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा करी हुई मूर्ति ध्वस्त होती है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यह देश आप कैसे चला रहे हैं? यह कौन भ्रष्टाचारी है जहां पर एयरपोर्ट, पुल, राम मंदिर टपक रहा है, भारत का संसद टपक रहा है, और वीर शिवाजी की मूर्ति ऐसी ध्वस्त हो गई जैसी किसी ने सोची नहीं थी। 57 की नेहरू की इनॉग्रेटेड मूर्ति, अनावरण की हुई मूर्ति आज भी चल रही है, और आपकी बनाई हुई मूर्ति 9 महीने में ध्वस्त हो रही है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके लिए आपको चुना गया था, आपको जवाब देने पड़ेंगे। मैंने यहां पर एक तथ्य रखा, उस तथ्य पर एक शब्द नहीं बोला गया। 80 दिनों में 19 आतंकी हमले, और उस 19 आतंकी हमलों में हमारे 19 जाबाजों की शहादत जम्मू कश्मीर में हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। इसका जवाब सुधांशु जी से मैं लेना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे, लेकिन सुप्रिया जी ये बताइए कि 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड वही है या फिर बदल गया? मैं वही है इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैधानिक तरीके से इसे हटाया गया था, उसके बाद मुझे याद है कि कांग्रेस ने कहा था कि इस पर अब बहस खत्म हो गई है, जल्द से जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं, अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है? ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो तो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू तो फिर आप कश्मीर उस में। पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं, और तो फिर- देश काल परिस्थिति को देखकर तो इतने फिर उसी हिसाब विभाजनकारी से- और फिर इतने उसी नफरती हिसाब लोगों से को देश दूर काल रखना और जरूरी परिस्थिति है। को देखकर बीजेपी भी पीडीपी के साथ कर नहीं, लेती मैं है आपको अलायंस। बात समझाने की कोशिश, इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देश काल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये मैं जानना चाहती हूं बीजेपी से। चलिए, मैं चाहूंगा कि सुधांशु जी सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 370 हटने के बाद आपने कहा था कि आतंकियों पर लगाम लगेगी, नकेल कसेगी, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, घटी नहीं है। आतंकी घटनाओं में सब्सटेंशियल कमी आई है। पत्थरबाजी भले कम हो गई हो, बिल्कुल निश्चित रूप से पत्थरबाजी नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई झंडा नहीं दिखता है। आतंकी घटनाओं में भी कमी आई। पूर्ण नियंत्रण अभी नहीं हो पाया है। 4-5 जिलों में उसका प्रभाव अभी भी है। दक्षिण कश्मीर के 4-5 जिलों में उसका एपिसेंटर है और हम उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहे Especially हैं। जम्मू रीजन में। आश्वस्त रहिए। अब तो और जम्मू रीजन में बढ़ याद गया। दिला दूं जो सुप्रिया जी ने बोला उस पे, पीडीपी के सरकार साथ रहते हमारी सरकार में हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी, उसके रहते हुए हमने ना हुर्रियत नेताओं से खुद बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। पीडीपी की सरकार रहते हुए हुर्रियत के नेता दिल्ली आते थे, ईडी के सम्मन पर एनआईए की पेशी में इनकी सरकार में रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे। तो हमने पीडीपी सरकार रहते हुए क्या और उसके बाद जो किया वो तो सबको दिखाई पड़ता है। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बटने और कटने की बात, तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए?
यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता दो रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो दिए गए, गए। दो ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और इसका जी। मैं लिखित प्रमाण देता हूं। जैसे भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर एक दलित जोगेंद्रनाथ मंडल थे, और वो इसी झांसे में आए थे कि जातियों का कॉन्फ़िगरेशन और मुस्लिमों के साथ मिलकर अलायंस, और वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने जाकर। और उसके बाद जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो अत्याचार हुआ, गांव के गांव घेर लिए गए शेड्यूल कास्ट समुदाय के, और कहा गया एक ही ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। उन्होंने लियाकत अली से कहा, लियाकत अली नहीं माने तो उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा दिया बेबसी के साथ। और वो जोगेंद्रनाथ मंडल का इस्तीफे का लेटर इंटरनेट पर अवेलेबल है, पढ़िए जाके 10-12 पेज का, आंखें खुल जाएंगी किस दर्दनाक तरीके से काटे गए थे। इसलिए हकीकत है, और हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हमें हमेशा पढ़ाया गया भारत इतना महान राष्ट्र था तो हम गुलाम कैसे हो गए। तो भाई हमें ही तो पढ़ाया, इन लेफ्टिस्टों ने ही पढ़ाया कि जात पात में बटे रहे इसलिए हम मतलब क्या- गुलाम हो गए। नहीं, मैं अब एक- आज कहते हैं कि नहीं, अगर हम एक रहेंगे तो गलत है और बटे रहेंगे तो ठीक है। कारण मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। मैं पूछना चाहता हूं, कभी किसी ने पूछा गद्दी, घोसी, बेना, अंसारा, ये अंसारी, इन सारी चीजों के लिए कोई कसाई, इनके लिए कोई बोलता है ना? वहां तो 20% इंटैक्ट, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको सुप्रिया जी, हिंदू- एक मिनट, मैंने हिंदू आपको शब्द से ये पूछना बात, चाहती है एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं, ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूं, झूठ मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग बीच में कमेटी का मत बोलिए, प्रस्ताव नहीं है। बीच में मत बोलिए, कांग्रेस बीच में वर्किंग मत कमेटी- बोलिए। अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज रोज ये झूठ मत भरोसा करिए। आपने इनसे सवाल पूछा आतंकी घटनाओं के बढ़ने पर, इन्होंने कहा दक्षिणी कश्मीर में बढ़ रही हैं। डोडा कहां है? जम्मू में हो रही हैं। आधे से ज्यादा आतंकी घटनाओं जिनका मैंने उल्लेख किया वो कश्मीर में नहीं, वो जम्मू में हो रहा है, और ये चिंता करने वाली बात है। इन्होंने, और आप तो संसद में और संसद में रहकर झूठ बोलते हैं। अरे संसद में रहकर आपको इतनी तो जानकारी होगी कि मुस्लिम्स में भी ओबीसी होता है, ओबीसी रिजर्वेशन उनको भी मिलता है। तो इस तरह की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, और अपनी आईटी सेल की फेक न्यूज को यहां मत फैलाइए। पहली चीज, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। इधर उधर का उल्लेख कर दिया, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अरे पाकिस्तान तो आप गए थे बिरयानी खाने, सिवई खाने। पाकिस्तान की आईएसआई को हमारी सरजमी पठानकोट में सबसे पहले मोदी जी ने आने दिया। आप किस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान से? असलियत यह है कि फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, 78 साल हमने अभी आजादी के मनाए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। वी आर कंप्लीटली सेक्लूडेड इन आवर नेबरहुड। पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। वो एक्सेस श्रीलंका से आपने चीन को वहां एंट्री दिला दी। नेपाल की, आज नेपाल की हिम्मत है कि हमारा मैप बदल रहा है, और चीन जो ना सिर्फ हमारा मैप बदल रहा है, हमारी सरजमी में अंदर घुसा हुआ है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, ये लद्दाख के लोग सड़कों पे उतर के कह रहे हैं, उसका नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे चीन को लाल आंख दिखानी थी, लाल शर्ट पहन के स्वागत नहीं करना था चीन का। महाबलीपुरम में शहनाई नहीं सुननी थी चीन के साथ, साबरमती में झूला नहीं झूलना था चीन के साथ। चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी ना, कहां है वो लाल आंखें? पाकिस्तान की बात करेंगे। सुधांशु जी ने लगता है कि ट्वीट पहुंच गया लग एक रहा है। सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूं, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पे मुझे बहुत विश्वास है, किसी की भी सरकार बने, भारत के लोगों में एक इन्नेट विजडम है। भारत का लोकतंत्र और भारत के लोगों के डीएनए में जो लोकतंत्र है, उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहां पे लोग कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहां पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। बार बार आपके मंत्री ये क्यों कहते हैं यहां बांग्लादेश हो जाएगा,
ये कौन सी बात होती है कहने सलमान की? खुर्शीद ने भी तो एक वक्त कहा था। गलत कहा था, गलत कहा था। मैं उसका खंडन करती हूं। इनके लोग क्यों कहते हैं? इनकी सांसद कह रही है अमेरिका और चीन यहां पर अस्थिरता फैला रहा है, उस पर कोई बयान नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय चुप, गृह मंत्रालय चुप। आप किसानों पर, क्योंकि पता है हरियाणा का चुनाव होना है, बलात्कारी और हत्यारा मैडम ने कह दिया तो उनको प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर पलड़ा झाड़ लिया गया। तब ये तो इस गलत मामले है। में, बांग्लादेश के मामले में, चाहे वो सलमान खुर्शीद का बयान हो या कंगना रनौत का बयान हो, कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयान से पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया आपने कंगना रनौत के बयान से। नहीं, इन्होंने- लेकिन ये इन्होंने बताइए किसान कि पर पल्ला बांग्लादेश झाड़ा। का जिक्र हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्यों? मतलब क्या अगर बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश की हालत देख लो, गलतियां वैसी मत करना, तो मतलब आप बांग्लादेश से अपनी तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान की? इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था? कहा गया था ना, 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया था। और मैं पूछना चाहता हूं, जानते हैं इन लोगों के मन में बांग्लादेश वाला एंगल क्यों है? ये बताइए इस चुनाव में। ये आपके मन में है। मेरी पूरी आपके बात लोग होने बांग्लादेश बांग्लादेश पूरी जपते बात होने हैं। दीजिए। हमने तो पाकिस्तान के दो काहे टुकड़े परेशान करके है विश्व भाई? का भूगोल बदल पूरी के बात होने बांग्लादेश दीजिए। बना दिया था। आपकी ये नियत आ गई कि आप बांग्लादेश बांग्लादेश बता जपते रहा हैं। हूं, चुनाव हो रहे थे भारत में, पाकिस्तान बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा? शशि थरूर ने। आर्टिकल का शीर्षक क्या है? मोदी हैज टू गो। क्यों लिखा बांग्लादेश के अखबार में? अब मैं बताता हूं क्यों लिखा। आपको पता है इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कौन सी लोकसभा में हासिल हुई है? रिकॉर्ड किसका है? धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी असम में, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में धुबरी को कहा जाता है मिनी बांग्लादेश। और वहां पर एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल, जो हमेशा जीतते थे, एआईयूडीएफ के बारे में यह धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी है, वो चुनाव हार गए और कांग्रेस 10,25,000 से जीती, राहुल गांधी के 3 गुने वोट से। इसलिए बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखने वाले लोग आज पूछ रहे हैं बांग्लादेश से क्या मतलब है। और वैसे आप परमिशन दें तो मैं ट्वीट भी पढ़ के सुना सकता हूं। 1,33,000 से मोदी जी जीते थे, तो उनके कितना गुना जीते ये भी बता भाई, दीजिए। मैं ये तो- अलग बात है कि 10 लाख से जीतने वाले थे नहीं, मोदी वो जी। भी बता रहा हूं। देखिए सुधांशु जी, 1,65,000 सुधांशु जी, से मोदी जी जीते, वो तो हार के समकक्ष था। और 1,72,000 राउंड से में। खानदानी सीट पे अखिलेश यादव जीते, वो तो शानदार ऐतिहासिक जीत थी। देखिए कितने सुंदर तर्क गढ़े जाते अरे हैं। भाई प्रधानमंत्री अब तो मैं- इतिहास गढ़ने वाले थे। मुझे एक शब्द, एक लाइन बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। इन्होंने यहां पर बांग्लादेश की बात करी, इन्होंने यहां पर बात करी कि फलाना कहां कट रहा था। जब 89 में यह हो रहा था, वीपी सिंह की सरकार को किसका समर्थन था? किसके समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चल रही थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। ये चुप नहीं रह सकते हैं, इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपने कश्मीरी पंडितों पर गंदी राजनीति करी और आज कश्मीरी पंडित खुलकर चुनावी मैदान में उतर कर ये बोल रहे हैं कि आज स्थिति ऐसी है कि आपने उनको बरगलाया, लेकिन वो अपने घर आज भी वापस नहीं जा सकते। चुन चुनकर उनकी हत्याएं हुई, आप चुप रहे। 6-6, 7-7 महीना उन्होंने प्रदर्शन किया राहुल बाला के उस पर, आप राहुल भट्ट के उस पर, आप चुप रहे। तो आप किसी के सगे नहीं है, आप सत्ता की लोलुपता के और सत्ता के सगे हैं। ये ट्वीट शायद ही दिखाना चाह रहे हैं सुधांशु जी। हाँ। पहले एक फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा जस्टिस टीकालाल टपलू की हत्या राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1988 में हो गई थी। हाई कोर्ट के जज को मार दिया गया और उसके बाद कोई जाके अरे आप जो बातें करते हैं कश्मीर पूरी की, बात उसमें आप सुनिए। सरकार और में थे प्रभु, मैं दर्शकों से सरकार कहता हूं, में थे। सुनिए एक दर्शक फैक्ट उठाए, और देखिए आप ट्विटर। आप बोल नहीं थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं लोग बताना चाहता हूं। आपको पता है कश्मीर में हिम्मत कितनी बड़ी हुई थी? इंदिरा जी के जमाने में इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद इंडिया का पहला मैच कब हुआ है? श्रीनगर में हुआ, अक्टूबर 1983 में। और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग के भारतीय टीम की हुटिंग करके मैच रुकवाना पड़ा। तब तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अक्टूबर 83 की बात कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि वीपी सिंह आए, कब ये बने? जनवरी 90 में। वीपी सिंह आए दिसंबर 1989 में, यानी 1 महीने में सब कुछ गड़बड़ हो गया और 10 साल से जो चल रहा था वो कुछ नहीं था। अब मैं ट्वीट बताना चाहता हूं। ये तो इन्होंने कहा- वाजिब सी अब बात है ना, पूरी अगर कुछ कर लें। गलत हो रहा था तो आपको समर्थन नहीं, वापस हम लेना बता रहे चाहिए हैं। था। आपने उस नहीं समय लिया सुनिए समर्थन सुनिए, वापस। उस समय आज सत्ता की पूरी लोलुपता में बात बता चुपके रहा रहे। हूं। सुनिए, कम्युनिकेशन के साधन वो नहीं थे। उस समय जनवरी में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी 6-6 महीने बाद पता चली थी। उस जमाने में एसटीडी फोन तक भी सीधे नहीं मिलते थे। जब लोग वहां से आए, महीनों बाद पता चला कि वहां हकीकत क्या थी। आज का जमाना नहीं था कि आपने मोबाइल पे जाके तुरंत वो कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कश्मीर पैनल से अपना समर्थन वापस लिया था और मई में
वीपी सिंह सरकार की मई 1990 में पूरी तरह आलोचना करते हुए अपने को अलग किया था और वीपी सिंह सरकार की कश्मीर पॉलिसी की आलोचना की थी। ये मैं जाके चेक करी क्योंकि 3 महीने लग गए थे यहां तक। सुधांशु जी, एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक सवाल आप पूछने दीजिए आपसे। अब सुन लीजिए, आप मुझे ये बता रहे हैं, यहाँ पर सारे हॉल को इतना मूर्ख समझ रहे हैं, आप घटक दल थे सरकार का और आपको 6 महीने लग गए कि देश के एक हिस्से में क्या हो रहा है। अरे कितना मूर्ख समझते हैं जनता को, इतना मूर्ख जनता को समझना छोड़ दीजिए। आपको पता लगा 6 महीने बाद, फिर आपका मूर्छित विवेक जागृत हुआ, 1 साल लग गया आपको समर्थन वापस लेने में। आपको सब पता था, आप सरकार को समर्थन दे रहे थे। आज जब आप उसको मुद्दा बनाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं 6 महीने पता ही नहीं लगा, मोबाइल फोन था, चलिए, हम पता नहीं कहाँ इन्होंने रहते। कहा हम घटक दल थे, तो हमारे एक मंत्री के नाम बता दें वीपी सिंह सरकार में। आप झूठ घटक दल बोलना नहीं इसे थे? कहते हैं। घटक आपके दल नहीं थे, हम समर्थन से बाहर से सरकार नहीं समर्थन चल दे रही रहे थे। थी। तो घटक दल होना और हटा लेते अंतर है। समर्थन, अरे गिरा भाई देते हटा सरकार, दिया था। क्यों नहीं गिरा लिया? अब सुनिए, इनके तो वो हैं सैफुद्दीन सोज, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने किताब में लिखा है जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, बताइए। हटाया इन्होंने, निकाला उनको पार्टी से बाहर। अध्यक्ष का बयान तो अधिकृत बयान होता है। और बाकी किसी ने क्या क्या बोला, अफजल गुरु हालात का मारा है, किसने बोला? मिनिस्टर रहते हुए शशि थरूर ने। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, मणिशंकर अय्यर ने मिनिस्टर रहते हुए बोला। खैर वो सब छोड़िए, इन्होंने कहा था ट्वीट की बात, तो मैं ट्वीट बता देता हूं। देखिए साहब, आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए। मोदी जी का ट्वीट है, My best wishes to Professor Mohammad Yunus for an assumption of these new responsibilities. We hope that early return of normalcy, ensuring the safety and protection of the Hindus and all other minority communities. अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए। Congratulations to Professor Mohammad Yunus on being sworn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए। The killing of thousands of innocent civilians, including the children in the Gaza, and collective punishment of the millions of the people by cutting off their food, water, electricity supply are crime against humanity. The cycle of violence between Israel and Palestine must come to an end. बताइए, इसमें मुस्लिम शब्द कहाँ है? नहीं, ढूंढिए इसमें मुस्लिम शब्द। आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूठ बोल रहे थे, आप पकड़ लिए गए। अपनी ही ट्वीट में पकड़ लिए गए, अपनी ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आप एंकर हैं, आपने सुना था सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट मैंने बोला आप दिखाइए, मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं मैंने है, बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। 1 मिनट रुक जाइए। अरे भाई आप झूठ बोलने की ऐसी आदत मैंने पड़ शांति गई से बैठा। है। यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया। अब मैं पूरी बात कर अरे झूठ की थोड़ी कलई तो खोलने अरे दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, सोनिया गांधी के अखबार में आर्टिकल है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जय फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े हुए हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हाथ कंगन को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। बोलिए, कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है, राइट, यूएनजीए के साइडलाइंस पर। बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था? राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया हो। मैंने कहा हिंदू का नाम नहीं है, करेंगे, केवल रेस्टोरेंट ऑफ नॉर्मलसी है। पर चलेगा और गाजा में कह रहे मारा गया, आज ये चलेगा ट्विटर पर शाम को। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी की ट्वीट को लेकर। आज चलेगा ये, आपका झूठ बार बार पकड़ा जाता है, आपको फैक्ट चेक बार बार किया जाता है। शर्म आपको आती है? अगले टॉपिक पर हम आ जाते हैं। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। देख सकते हैं जो डिस्टर्ब करता है वही डिस्टर्ब होता है। इनको शर्म नहीं आती। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना की मांग हो रही है कि जातीय जनगणना हो के रहेगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स पोस्ट से भी किया जा रहा है कि ये हमारा मिशन है। फिर ये बताइए कि जातीय जनगणना, ये तो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, देश के सामने आ गया। वो अलग बात है कि पटना हाईकोर्ट में जाकर आगे फंस गया। कर्नाटक में करा कर रखा हुआ है सर्वे, वो कब जारी होगा? मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूं, क्योंकि आपके जैसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार इसको गलत बोलते हैं। जातिगत जनगणना और जो राज्य सर्वे कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले एक बात ये जान लीजिए, भाई बिहार ने कराया था। हम 2 सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे, इधर उधर भागेंगे। हमारा अपना मानना है
बिहार में एक सर्वे हुआ, सर्वे में कुछ फैक्ट्स आए, उस फैक्ट्स को देश ने देखा। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस देश के इकोनॉमिक स्फीयर में, इस देश के आर्थिक व्यवस्था में, CEO बनने में, मीडिया में, तमाम जगहों पर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी नहीं। मिस इंडिया में भी नहीं आपने है। कर्नाटक मिस इंडिया में भी नहीं है, और इसको हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, अब आप सुनिए मेरी बात। यह हंसी का वक्तव्य नहीं है। आपको यह लगा फुस से आपने हंसा, यह हंसी का नहीं। क्यों? क्या सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण या अपर कास्ट औरतें ही सुंदर हैं? क्या इस देश की दलित, क्या इस देश की, एक मिनट, क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बात ये कह रहे थे राहुल गांधी, सेक्सिस्ट बीजेपी ने बात उठाई मिस इंडिया की। तो दिक्कत की बात क्या है कि बीजेपी का जो मत है वो साफ नहीं हो पा रहा है। आपने कर्नाटक पर मुझसे सवाल पूछा, और ये सवाल बिल्कुल पूछना वाजिब है। हमारे यहाँ एक सर्वे आया, उस सर्वे में हमें लगा कुछ अनोमलीज हैं, और अब हम दोबारा से ऑन द ड्राइंग टेबल उसको रीसर्वे करने की या उसके अनोमलीज को फिक्स करने की कोशिश करें। नहीं, समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक ब्रॉड सर्वे हो गया है, तो वो जरूर होगा। हमारे तेलंगाना में हो रहा है, हमारे हिमाचल में हो रहा है, इनके किसी राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का क्या मत है? लैटरल एंट्री पे आप यू टर्न लेते हुए कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा, अरे नहीं, प्रधानमंत्री ने तो 6 साल पहले बनाई थी ये लैटरल एंट्री, इन्होंने ही कहा था इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। आपको यू टर्न पे यू टर्न लेना पड़ रहा है, देश ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया। सुधांशु जी, क्या बीजेपी जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करेगी? हाँ या ना क्योंकि बोलिए। 2011 में यूपीए 2 के समय यह शुरू हुआ। कांग्रेस से भी पूछा गया कि भाई आप 2014 तक थे, क्यों नहीं आपने जारी किए? उसके बाद बारी आई एनडीए की। एक वक्त पर राजनाथ सिंह ने खुद कहा था कि इस पर काम चल रहा है, आगे चल करके इसको हम जारी करेंगे, लेकिन उसके बाद वो ठंडे बस। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम उचित मौके के ऊपर जारी कब करेंगे? मगर अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। कितनी मजेदार बात बोली। 6 साल पहले लेटरल एंट्री शुरू की थी मोदी जी ने, और 1972 में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए थे मनमोहन सिंह। 50 साल पहले। वो तो गजब बोल देते हैं आकर, कुछ भी आके बोल देते हैं। पॉलिसी बनाई है आपकी सरकार ने। अरे भाई सुनिए, क्या संसद में रहकर लेटरल एंट्री पे बने सब सारी। अब सुनिए, आगे की बात बोलता हूं। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाइए चुनाव के समय, देखो भैया मैंने कह दिया नीतीश कुमार से कि जातिगत सर्वे तो कराना पड़ेगा, और जाके चेक करिए, जातिगत सर्वे पास हुआ है जून 2022 में कैबिनेट की बैठक में, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। वो लागू हुआ है अगस्त 2022 में, 7 या 8 अगस्त को जदयू के साथ सरकार बनी आरजेडी की। और यह बात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दोनों बोल चुके हैं। भाजपा जदयू की कैबिनेट में पास हुआ, और देखो भैया ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने करवा दिया, उनके कहने पे कर दिया। अब मैं इनको तो नीतीश जी ने नहीं कराया? अरे भाई, नीतीश जी ने नहीं कराया? राहुल गांधी के कहने पे हमारे साथ गठबंधन में रहते हुए करवा दिया। मतलब अरे भाई, मैं कह रहा हूं सुनिए, तो आप भाजपा की वजह से हुआ। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं राहुल गांधी की वजह से। अरे भाई, डिस्टर्ब करने लगती है, क्या तरीका नहीं हुआ? अब एक और बात सुनिए जरा, अभी सुनिए, नीतीश जी की वजह से नहीं हुआ, ये हेडलाइन है। ये हेडलाइन है आपके शो की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं कराया जातिगत सर्वे। अरे भैया, आप कह रहे हैं कि देखो भैया, मैंने नीतीश से कहा था, नीतीश हमारे साथ गठबंधन में थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी, मतलब जातीय जनगणना का क्रेडिट बिहार में बीजेपी ले रही है ना? यूपी में आपकी सरकार बीजेपी ले रही है। ये तरीका ठीक नहीं है भाई, मेरे हर बार में डिस्टर्ब करने लगती है। आप सुनिए भाई, अरे भाई, पता नहीं क्या आप लेकर आए आज। अब सुनिए, आपको फोन देखना पड़ रहा है आज। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपको। आज आपकी कलाई खोली है मैंने अच्छी, बार बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। रुकिए, अरे आप क्या फोन वोन देख रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लगाइए, तब आएगा नीचे। मैं तो चाहूंगी, ये टीवी नहीं है तो इन लोगों को सुनाई नहीं देगा। आप बोल दीजिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो नकल में भी अकल की जरूरत होती है, सब मैं करती हूँ, लेकिन टीवी पे करती हूँ तो आवाज पहुंच जाती है, यहाँ पर लोगों को सुनाई नहीं देगा। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं। सुधांशु जी, यूपी में सरकार है, मध्य प्रदेश में शांत रहिए, सुनिए, तमाम जगह सरकार है, छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे। वहां पर सर्वे का नाम सुन के सांप सूंघ जाएगा। क्यों भाई, ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही?
इंदिरा बताती गांधी हूँ के आपको जमाने मैं। में नारा होता था आपको जात मैं पे न इसका पात जवाब पे दूंगी। इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे बिल्कुल पता नहीं। है। और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, ए जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी, अभी बताऊं, हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब आइए, इंदिरा जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए हैं? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अब अगर शपथ आप ली। व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगिमा और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, ये बबुआ शब्द मैं का जो जो बोल आपने रहा हूं। प्रयोग किया, अरे इसको बोलने वापस ले दीजिए, लीजिए। आप क्योंकि बोल मैं मोदी जी पर बोलूंगी दीजिएगा। तो अरे आपको बुरा बोलिएगा, लगेगा। बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूं, उसके बाद मैं अभी जो बोल लूं देखिएगा तब क्या बोलिएगा। होगा आपके साथ। और उसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा, अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के, अब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अफर्म। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदलता है। अब बदलते हुए इंसान की क्योंकि छेड़ी दी है तो बदलते हुए इंसान की बात कर ही लेते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा, और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा, और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो कैसे, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा, फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिन की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है, और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। समय और परिस्थिति यह है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े सीईओ नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक डीएम के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं, और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, ये आप में से अधिकांश लोग नहीं समझेंगे, ये सुधांशु जी नहीं समझेंगे, लेकिन एक ये दलित, एक आदिवासी और एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति समझेगा। इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। और एक बात सच है, बहुत सही कहा आपने कि जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए राजनीति में बहुत सारे स्टैंड होते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि राजनीति कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। अगर देश की परिस्थिति, अगर लोगों को मौके नहीं मिल रहे हैं तो बिल्कुल आपको स्टैंड बदलना पड़ेगा। बीजेपी ने जीएसटी क्यों लाई? बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन बिल क्यों लाए? क्योंकि पहले जब राजीव गांधी पंचायती राज लाए और उसमें विमेंस रिजर्वेशन की बात थी, 5 वोट से वो हराया गया था, 5 बीजेपी के लोग थे, इसके खिलाफ थे, अब लेकर आए। तो मेरा अपना मानना है कि राजनीति में, राजनीति इज अ डायनामिक थिंग, इट मस्ट चेंज। इफ इट इज नॉट चेंजिंग, जातीय जनगणना बहुत नहीं, जातीय जनगणना की जरूरत है क्योंकि इसी के आधार पर आपको आरक्षण का कोटा तय करना है।
1931 के आंकड़े, देश की आजादी से पहले के आंकड़े। एक मिनट में बात करना, एक फैक्ट मंडल कमीशन के विरोध में ये भी थे, पूछिए इनसे। आज जो बड़ी बड़ी छानबीन मंडल कमीशन के विरोध में थे। कांग्रेस भी रही शासन में लंबे समय थे, बीजेपी भी रही, क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी इन्होंने बोला कि पंचायती राज राजीव गांधी लाए, 5 वोट से गिर गया, 5 वोट बीजेपी के थे, बीजेपी के सांसद ही 2 थे। बोलो भाई, कुछ भी बोलने लगती है। राजीव गांधी के जमाने में बीजेपी के सांसद ही 2 थे, राजीव गांधी कहते थे हम पकड़ लिया गया, झूठ छोड़िए, आपके जैसे बोलने लगती है। आज सुनिए, अब बताता हूं, 2011 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे, कितने थे बताइए? SC 0, ST 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे कैबिनेट, अब आपसे, आप बोल रही थी, मैं एकदम शांत रहा, आपने टर्न पे बोलिए। अभी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने SC ST OBC थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आके। अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका का लेकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, तो 87 अब सुनिए, हमेशा मेरे में ये डिस्कस कर रही है, समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। मैं सुधांशु जी, सुप्रिया जी, आप बिल्कुल समय कम, बिल्कुल समय कम, बिल्कुल क्या करने के लिए आए? झुंझुना बजाने के लिए देश के सामने। में सिर्फ ये 10 साल से झुंझुना बजा रहे हैं, अभी भी इन्होंने कहा कि वक्त बदल जाता है। देखिए, वक्त ऐसा बदलता है कि आदमी अपने पुरखों की बात की भी ऐसी तैसी करने को तैयार हो जाता है। यानी नेहरू भी गलत, इंदिरा भी गलत, राजीव भी गलत। हाय मेरी कुर्सी मिल जाए, सत्ता से बाहर रह के जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, वैसे कांग्रेस छटपटा रही है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, लगातार डिस्टर्ब कर रही है, लाइन सिर्फ कहना चाहूंगा। अच्छा सुनिए, इन्होंने एक मिनट एक सेकंड देखिए, गांधी के सामने सिर झुकाने से मिलती है। सत्र की अवधि यहीं पर समाप्त हो रही है। मुझे 30 सेकंड दिए जाए पूरे बात करने। नहीं तो मुझे भी तो फिर जो आप लगातार बोलिए, और मेरा दावा है 30 सेकंड के बाद जवाब नहीं दे पाएंगे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा, नेहरू प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट प्लान में वेवेल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन की निष्ठा की शपथ लेकर, भारत का संविधान नहीं था। बोलो, ये अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रिया जी बोलिए, 1946 में। सुधांशु जी, यहाँ पर बैठा हुआ 4 साल का बच्चा भी जानता है कि अंग्रेजों से लड़ाई किसने लड़ी, शहादत किसने दी, तिरंगे में खून कांग्रेस का नेता जो गोली से मारा गया हो, एक कांग्रेस का नेता जो फांसी हुआ हो, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, एक कांग्रेस का नेता को काला पानी हुई हो, समाप्त हो रही है। गांधी के हत्या सारा उनको मिल गया। अंत होने का नाम नहीं लेते। तो मैं एक बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे मंच में शामिल होने। देखिए, नौरंगी ये सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर, गांधी के आगे जिन्होंने न गोली खाई, न फांसी चढ़े, न काला पानी हुए। देखिए गोडसे के पुजारियों को गांधी के आगे नतमस्तक होना पड़ा, ये असलियत है इस देश की। ठीक है, चलिए, हमने कहा ना कि राजनीतिक मुद्दे ऐसे होते हैं कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर अंत होने का नाम नहीं लेते। मैं थोड़ा बंगाल पर भी आ जाता हूं। मुझे मालूम है कि बंगाल का जिक्र होगा तो सवाल उठेगा फिर यूपी का, सवाल उठेगा हरियाणा का, सवाल उठेगा बिहार का, और मणिपुर का भी उठेगा, और उठना भी चाहिए। बतौर इंडिया ब्लॉक अलायंस, क्या कांग्रेस का स्टैंड है ममता बनर्जी से वहां पर इस्तीफा मांगने का? क्योंकि इससे पहले जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के सरकारों में ऐसी घटनाएं होती, कांग्रेस सीधे कहती है इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। क्या कांग्रेस यहां पर मांग रही है? क्या कांग्रेस ने बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन किया, और कांग्रेस ने उसी शिद्दत से बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। बीजेपी की तरह हम बंगाल पर चढ़ नहीं गए और बदलापुर में मुंह बंद करके नहीं बैठ गए। आज मैंने बोला आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 बेटियों की लाश टंगी हुई मिली, एक शब्द नहीं बोला गया फर्रुखाबाद में। मैं पूछना चाहती हूं, मुजफ्फरपुर में यह हुआ। मैं पूछना चाहती हूं उत्तराखंड की उस नर्स का, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3 विभत्स रेप हुए, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। मेरा अपना मानना है, कुछ चीजें
दलगत राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। तो कांग्रेस मांग रही इस्तीफा ममता बनर्जी का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेता ने एक बहुत बड़ी नजीर सेट करी। इंडिया ब्लॉक की घटक दल होने के बावजूद उन्होंने कहा लीपापोती की कोशिश की गई है और वो गलत है। क्या बीजेपी ये कह सकती है बदलापुर में, हाथरस में ब्रजभूषण को बचाया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया, IIT BHU के गैंग रेपिस्ट को बचाया, चिन्मय आनंद के खिलाफ आप मुकदमा तब वापस ले रहे जब आधी आबादी आक्रोशित है। मैं पूछना चाहती सुधांशु जी, हूं किस मुंह से लाल किले की प्राचीर से बात हुई, एक शब्द कहती हूं, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने महिला सम्मान की बात करी और कुछ घंटों में गुजरात के दोषी, आरोपी नहीं, गैंग रेप और हत्या के दोषी रिहा होते हैं। आपकी मर्जी के बिना रिहा नहीं होते, आपने लिखित स्वीकृति दी और रिहा होते हैं और आपके एमएलए उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, उनको टीका लगाते हैं, उनको अच्छे जीन्स का बंगाल की घटना से पूरा देश स्तब्ध है और सन्न है। अब ये बताइए कि क्या यूपी और बिहार में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं एक क्या? ही स्थिति में क्या बोलूंगा, वहां पर भी बीजेपी डिमांड करेगी? शांत रहें। ये नहीं हो सकता कि अपने टाइम में बोलेंगे, मैं शांत रहूंगा, जब मैं बोलूंगा तो डिस्टर्ब करेंगे। बोलिए बोलिए। नहीं 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 नहीं, आप जवाब दीजिए। जवाब शांत रहता हूं, ठीक है। आपकी बात सही महिला लगे। सुरक्षा पे मैं चाहूंगा बिल्कुल छोटा सा जवाब, अब बिल्कुल मैं छोटा बताता जवाब, हूं। बिल्कुल छोटा जवाब। देखिए, छोटा सा जवाब देता हूं। जी। मैं ये नहीं कहता कि हमारे राज्य में घटना नहीं हो सकती या दूसरे के राज्य में ही घटना होगी। घटना के ऊपर जो प्रतिक्रिया होती है वो बहुत खतरनाक होती। मैं 4 प्रतिक्रियाएं कोट कर रहा हूं। अभी बंगाल में उनके मंत्री गुहा ने क्या कहा कि जो उंगली उठेगी ममता जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी प्रदर्शनकारियों के लिए। यह बताइए, अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद ने क्या कहा कि ममता जी के खिलाफ जो लोग ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। उनके एक सांसद ने कहा कि वो डॉक्टर्स अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए हैं। चौथा उदाहरण देता हूं, लड़कों से गलती हो जाया करती है। मुलायम सिंह यादव मुजफ्फर बुलंदशहर रेप कांड में यह कहा आजम खान ने कि रेप हुआ ही नहीं, बाद में हाई कोर्ट के कहने पर अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। जब यह बात आई कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं, शांति धारीवाल इनके वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक थे, वो कहते हैं राजस्थान तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं, मर्दानगी से जोड़ दिया। और आइए इसके बाद इनके मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ने कहा आधे से ज्यादा रेप के केस फर्जी होते हैं, मैंने 57% देखे। मुझे इन प्रतिक्रियाओं से गुरेज है। ऐसा कोई प्रतिक्रिया हमारे किसी नेता ने कभी दी हो तो बताइए। माफी चाहूंगा। बस 10 सेकंड मुझे बोल, एक महिला का मुद्दा था, आप मुझे बोलने देंगे? आपको देना पड़ेगा मुझे बोलना। हाथरस में जब रेप हुआ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेके आपके सारे नेता ने कहा रेप नहीं हुआ, सीबीआई ने कहा रेप हुआ, आपने माफी मांगी। ब्रजभूषण के साथ आप खड़े रहे, इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पे रौंदवाया, बूटों तले दबवाया। यह है आपकी महिलाओं के प्रति प्रतिक्रिया। अरे एक बात बताएं, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का साथ है कि नहीं? जयराम रमेश कहते हैं